Good evening to all and welcome to Learners Academy. Good evening. तो आपकी चैप्टर नंबर 6 में हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया किया कल। हालांकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पहली एक्सरसाइज में कहीं भी काम ही नहीं आएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 में सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर सिमिलैरिटी का था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ना भाई। जरूरी नहीं है कि बुक में जैसे चीजें रखी हुई हैं हम वैसे ही पढ़ें, हम हमारे हिसाब से पैटर्न तैयार करके पढ़ रहे थे। तो हमने सिमिलैरिटी पांचों जो चारों थी उनको पहले सीख लिया, वो काम आएगी 6.2, 6.3, 6.4 आगे काम आएंगी। 6.1 में क्या काम आएगा, एक थ्योरम है जिसको कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्ट में कहते हैं थेल्स थ्योरम। पूरी एक्सरसाइज उस पर बेस्ड है। तो पहले थ्योरम सीखते हैं क्या है, और फिर टाइम आज तो बचेगा नहीं तो क्वेश्चंस फिर कल से करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं पहले, बिल्कुल आसान भाषा में, कि थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूव किया जा चुका है। आपको बस सीखना है, एज ए रिजल्ट के रूप में उसको याद रखना है कि हाँ ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा सूरज ईस्ट से उगता है, तो ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि हाँ सब उगता है। तो वैसे थ्योरम है ऐसा, जो उसके अंदर बात लिखी हुई है वो होगा, वो सच बात है, वो ट्रूथ है, ठीक है। हालांकि इसका जो प्रूफ भी है जो हमारे कोर्स में है, लेकिन पहले हम थ्योरम सीखते हैं क्या है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझ में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। भाई देख शिवम, ये एक ट्राइंगल है है क्या ट्राइंगल? हाँ या ना तो बोल। है। इसमें कितनी साइड्स हैं? 3। कौन कौन सी? ए बी। दूसरी साइड? भाई साइड का मतलब नहीं समझते क्या आप? साइड मतलब उसकी बाउंड्री, जो दीवारें हैं, दीवार है साइड, ठीक है। मैं कहता हूं साइड कौन सी है, तो एबीसी। एबीसी साइड थोड़े, एबीसी तो उसके वर्टेक्स हैं, जहां पे दो साइड मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ए वर्टेक्स है जहां पे दो साइड्स मिल रही हैं, ए बी और ए सी। बी बी वर्टेक्स है जहां पे दो साइड्स मिल रही हैं, ए बी और बी सी। सी भी एक वर्टेक्स है जहां पे दो साइड्स मिल रही हैं, ए सी और बी सी। तो ये 3 साइड्स हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि बेटा तीनों में से कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लो आपकी मनपसंद की। सपोज करो मैंने बीसी सेलेक्ट कर दे, हालांकि कोई और भी कर सकते हो, और इसके पैरेलल एक लाइन बना दो। किसके पैरेलल? जो आपने साइड सेलेक्ट करी है, बीसी सेलेक्ट कर दी, इसके पैरेलल। पैरेलल समझते हो ना, जो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हो, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, जिनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन बना दी, मान लो इस लाइन का नाम रख दिया एल। ये लाइन एल जो है ये किसके पैरेलल है? बीसी के। यहां तक कोई डाउट? अब जैसे ही लाइन एल बीसी के पैरेलल बनाई, तो ये लाइन एल दूसरी दो साइड्स जो बच गई, कौन कौन सी बच गई? ए बी और ए सी। इन ए बी और ए सी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। मान लो पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को तो इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पे, ठीक है। तो ये लाइन बाकी दो साइड्स को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, उन पॉइंट्स पर उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे कि ये जो लाइन है एल, ये ए बी को डिवाइड कर रही है पी पॉइंट पे। मान लो ये पी पॉइंट पे इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है, कि एक हिस्सा ऊपर, इसका डबल हिस्सा नीचे। मान लो ये टोटल थी 15 सेंटीमीटर, 5 रह गई ऊपर और 10 रह गई नीचे। पी पॉइंट से इंटरसेक्शन हो गया ना, तो 5 रह गई ऊपर, 10 रह गई नीचे। तो एक तरीके से 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। किसने? किसको? लाइन एल ने इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर दिया। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो ये लाइन एल ए सी को भी पॉइंट क्यू पे 1:2 में ही डिवाइड करेगी। जिस रेशियो में इस वाली साइड को डिवाइड किया है, उसी रेशियो में उस वाली साइड को डिवाइड, यानी इक्वल रेशियो में बांटेगी, अगर पैरेलल बनाई है तो। अगर आपने इसको बीसी के पैरेलल बनाई है तो। समझ में आया? बोलो दीपेश। नहीं आया? देखो फिर से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार समझ लो। जब आप कह दोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया, तब आगे बढ़ेंगे। ये लाइन एल है, ठीक है।
लाइन एल को थोड़ा ऊपर बनाता हूं मैं, क्या मैंने बीचों बीच बना दिया ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और होता है, यहां बनाता हूं मैं। भाई लाइन एल को मुझे बीसी के पैरेलल बनाना है, बीसी के पैरेलल है ये लाइन। अब बीसी के पैरेलल लाइन एल तो यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा है, लाइन एल को बीसी के पैरेलल बनाओ तो बची हुई दो साइड्स को इंटरसेक्ट कराओ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। इसीलिए मैंने लाइन एल को यहां नीचे ना बना के कहां बनाया, ऊपर बनाया, ताकि ये बची हुई दो साइड्स ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको पी पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसको क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक क्लियर है। अब सपोज करो लाइन एल ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बच गया और पी पॉइंट से नीचे भी थोड़ा सा हिस्सा बच गया, तो मैं यूं कह सकता हूं कि टोटल जो लंबाई थी ए बी वो बट गई, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, हो सकता है ज्यादा ऊपर हो कम नीचे हो सकता है कम ऊपर हो ज्यादा नीचे, हो सकता है बराबर बराबर हो, कैसे भी हो सकता है। कुल मिला के जिस भी रेशियो में बटा है उसी रेशियो में ये भी बटेगा। मान लो ये 3:5 की रेशियो में बट गया, ये लंबाई जो है मान लो 80 सेंटीमीटर की थी, 30 ऊपर रह गई 50 नीचे रह गई, तो 3:5 की रेशियो में बट गई। तो जो AC है, AC भी कितनी भी लंबी होगी, लेकिन Q पॉइंट पे जो इसका बंटवारा हुआ वो बंटवारा भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में AB का बंटवारा हुआ है। अब समझ आया? निहारिका बोलो, दिव्यांग समझ आया नहीं आया? मुझे एक चीज बताओ, मान लो टोटल जो AB है वो है 10 सेंटीमीटर की, टोटल AB कितनी है, और AC थोड़ी लंबी दिख रही है, मान लेते हैं 20 की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन L मैंने पैरेलल बनाई BC के, तो AB को तो इसने P पे काटा और AC को मान लो Q पे काटा। अब एक बार AC को तो भूल जाओ, इस लाइन L ने इस AB को P पे काटा, टोटल लंबाई कितनी थी AB की, तो 10 का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर आया होगा A से लेके P तक और थोड़ा सा नीचे आया होगा। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है और 8 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान लो, चलो 3 सेंटीमीटर ऊपर है और बचा हुआ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूंगा कि लाइन L ने इस साइड AB को, ट्राइंगल की साइड AB को 3:7 में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में बंटवारा किया, 3:7 में बंटवारा कर दिया। ये पूरी थी ना वो, तो बीच में एक काट दिया उसको, तीसरा हिस्सा ऊपर रह गया, 7वां हिस्सा नीचे रह गया। तो अब यही लाइन L इस AC को भी तो काट रही है Q पे, तो इसको भी 3:7 में ही डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवीजन होगा। तो बताओ 10 सेंटीमीटर को 3:7 में डिवाइड करोगे तो 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन 20 सेंटीमीटर को 3:7 में डिवाइड करोगे तो कितने कितने सेंटीमीटर आएंगे बताओ, 6 और भाई आप कैसे निकालोगे, 3:7 में डिवाइड करना है किसको, 20 सेंटीमीटर को, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज कितना होता है 10 इंटू किसको डिवाइड करना है 20 को, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर तो आएगा ऊपर और 7/10 इंटू 20 यानी कि 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आएगा नीचे, हो गया ना, 6 ऊपर 14 नीचे, तो 6 ऊपर और 14 नीचे होगा तो 3:7 का रेशियो होगा, और उधर 10 सेंटीमीटर में भी 3:7 का ही रेशियो होगा। यानी लंबाई इसकी कितनी भी हो इसकी कितनी भी हो, बंटवारा सेम रेशियो में करेगी अगर आपने उसको तीसरी साइड के पैरेलल बनाया है तो, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। निश्चित समझ आया? हाँ, एक और बार बताएं, मुझे एक चीज बता, कोई बात नहीं, मैंने तेरे को कहा, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना बस, है ना। मैंने तेरे को कहा कि ये AB भी 10 है और ये AC भी 10 है, मान ले दोनों बराबर हैं, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल बनाई है मैंने BC के, मान लो यहाँ पे P पे बंटवारा हो गया P पॉइंट पे और यहाँ पे Q पे हो गया। अब खुद सोच के बता कॉमन सेंस से कि टोटल 10 था, अगर मान ले ऊपर 2 बच गया और नीचे 8 बच गया तो ये भी टोटल 10 है, तो इधर भी ऊपर और नीचे कितना कितना बचा होगा, जब इधर भी 2 और 8 बच गया नीचे तो इधर कितना बचेगा, 2 और 8 ही बचेगा, क्योंकि टोटल 10 है ना दोनों साइड। लेकिन मान लो यहाँ 10 है और यहाँ 20 है,
तो अब ज्यादा बचेगा ऊपर और नीचे भी ज्यादा बचेगा, कितना कितना बचेगा बताओ? 4 और 16। देख तूने खुद ने जवाब दिया है 4 और, मुझे बता 2 और 8 का रेशियो क्या होता है? 1/4। और 4 और 16 का रेशियो क्या होता है? 1/4। 4 से 4 बार ही कटेगा ना। तो देखो दोनों साइड बंटवारे का रेशियो सेम आया, इस साइड को भी 1:4 में डिवाइड कर रही है और इस साइड को भी 1:4 में डिवाइड कर रही है। कौन सी? ये लाइन एल लाइन, ये एल लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने तीसरी साइड के पैरेलल बनाया है। ठीक है, अगर मैं पैरेलल नहीं बनाऊं, मान लो ये है एबीसी, अगर मैं इसको पैरेलल नहीं बनाऊं, मैं लाइन एल ऐसे बना दूं, अभी आप देखो ये लाइन एल जो है ये क्या पैरेलल है क्या बीसी के? तो आप खुद देख सकते हो ए बी को तो इसने किस रेशियो में डिवाइड किया है? ज्यादा तो ऊपर छोड़ दिया, कम नीचे छोड़ दिया। जबकि एसी को इसने किस रेशियो में डिवाइड किया? कम ऊपर छोड़ा और ज्यादा नीचे छोड़ दिया। तो ये जो इधर का बंटवारा और उधर का बंटवारा क्या सेम रेशियो में है क्या? नहीं है, क्योंकि लाइन को आपने पैरेलल नहीं बनाया है। जैसे ही आप इस लाइन को सीधा बीसी के पैरेलल बना दोगे, ठीक है सर हाँ बोलो। बनाए तो ए बी के पैरेलल बनाएंगे, उसको भी लेते हैं, वो तो तीनों में से किसी भी साइड के पैरेलल आप बना सकते हो। एक बार बीसी से तो समझ लो चीज को, फिर ए बी के पैरेलल करके भी बताता हूँ। एक बार बीसी से पैरेलल जो मैंने, क्योंकि बीसी क्या है मैंने बिल्कुल सीधी बनाई है ना हॉरिजॉन्टल, तो उससे समझ अच्छी बनेगी, आप समझ में चीज अच्छी तरीके से आएगी। अभी ए बी के पैरेलल भी बनवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो लाइन ऐसे ना बना के अगर मैं ऐसे बनाऊं, बीसी के पैरेलल बनाऊं, तो अब ये रेशियो बराबर है, जिस रेशियो में ये डिवीजन है उसी रेशियो में ये डिवीजन है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बराबर सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 सेंटीमीटर यहाँ है तो 3 ही सेंटीमीटर यहाँ, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रेशियो बराबर है। अब वो साइड ही बड़ी है, इस ए बी से वो टोटल साइड बड़ी है, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा ही बचेगा ऊपर, क्योंकि वो टोटल भी तो लेंथ बड़ी है उसकी। समझ रहे हो? नहीं समझे अभी भी? हाँ नहीं समझे? देखो मान लो एक लंबा लड़का है, एक छोटा लड़का है। लंबे लड़के की गर्दन है यहाँ पे, छोट नहीं, लंबे लड़की की गर्दन भी है लंबी ऐसे, और छोटे की है छोटी। अब मैंने कहा दोनों की गर्दन उड़ा दो, तो कहने के लिए तो मैंने दोनों की गर्दन उड़ाई है, लेकिन लंबे की गर्दन ज्यादा मिली ना मुझे, क्योंकि वो टोटली लंबा था, टोटली वो लंबाई में ज्यादा था। उड़ाई दोनों की गर्दन है, मतलब सेम पार्ट से डिवीजन है, एक तरीके से सेम पार्ट से डिवीजन है, लेकिन डिवीजन करने के बाद उधर ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि वो वैसे ही लंबा था, मतलब वो टोटल लेंथ में ही लंबा था। तो सेम बात यहाँ पर है कि एसी जो है टोटल लेंथ में ही लंबी है ना, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से से बड़ा ही आएगा, है ना। और नीचे वाला हिस्सा भी, इसका नीचे वाला हिस्सा भी इसके नीचे वाले हिस्से से बड़ा ही आएगा। मान लो ये 4 है, वो है मान लो 6, और ये है मान लो 8, लेकिन रेशियो में बराबर आएगा। जैसे ये क्या आया 3/4, तो ये क्या आया 6/8। तो 3/4 और 6/8 बराबर रेशियो में है या नहीं है बताओ? 6/8 को वापस काटोगे तो 3/4 हो सकता है ना, रेशियो में यस बराबर आएगा। हो सकता है कि ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, एग्जैक्टली बराबर लेंथ नहीं मिलेगी। लेंथ तो अलग अलग होगी चारों हिस्सों की, इसकी 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 इसकी, चारों की लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर मिलेगा। अभी क्लियर है सभी को? हाँ, अब धैर्य कह रहा है कि बीसी को ही क्यों चुना, तो ये तो शुरू में ही कहा था मैंने कि आपकी मनपसंद है कोई सी भी चुन लो, 3 साइड्स हैं ए बी बी सी ए सी, ये लो। अब ए बी के पैरेलल बनाते हैं, धैर्य देखना ध्यान से। ए बी के पैरेलल लाइन बनानी है, तो बची हुई 2 साइड्स कौन सी हो गई? बीसी और एसी। बीसी और एसी को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, मान लो बीसी को पी पे काटा और एसी को क्यू पे काटा, ठीक है। और ए बी के पैरेलल है ये लाइन, तो ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का जो रेशियो होगा, इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से के रेशियो के बराबर होगा। भाई तीसरी साइड जिसके पैरेलल बना रहे हो उसको तो छोड़ ही दो, उसको तो छोड़ ही दो। अब 4 हिस्से मिलेंगे ना, जैसे ए क्यू, क्यू सी, बीपी, पीसी, 4 हिस्से मिल गए। इधर साइड वाले दोनों हिस्सों का रेशियो और उधर साइड वाले दोनों हिस्सों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। चलो अब एक लास्ट एसी के भी पैरेलल बना के देख लो। अब आप बताना मुझे, एसी के पैरेलल बनाना है मुझे, ए बी सी। एसी ये है, इसके पैरेलल हमने ये बना दिया, बनी नहीं पैरेलल। अब मान लो कि पैरेलल है, अभी भी वैसे बनी नहीं है एग्जैक्ट, पर मान लो एक बार के लिए पैरेलल है, ये एसी के पैरेलल है, ठीक है। मान लो ए बी को ये पी पे इंटरसेक्ट करती है और नीचे बीसी को ये
क्यू पे इंटरसेक्ट कर। बोलो 4 इससे कौन से बने, बोल के बताओ। बी एपी, क्यू बीपी, बीक्यू, क्यूसी, एसी के तो पैरेलल ही है। तो इन चारों हिस्सों में कैसे सिमेट्री बैठेगी कि बीपी और एपी का रेशियो बीक्यू और क्यूसी के रेशियो के बराबर होगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या कहा मैंने, बीपी डिवाइडेड बाय एपी, इन दोनों का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, बीक्यू डिवाइडेड बाय क्यूसी। सी क्यू, बीक्यू कह दो या क्यूसी कह दो, ठीक है। बीपी डिवाइडेड बाय पीए इक्वल टू बीक्यू डिवाइडेड बाय क्यूसी। ठीक है, क्लियर है सभी को। और फिर भी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही तो आपको जो सिस्टम याद रखना है वो ये याद रखेंगे आप, ए बी सी लाइन है कोई भी, मान लो LMN, ये है P, ये है Q। आपको कह दिया साहब कि L पैरेलल है BC की, ये लाइन L है पैरेलल किसके, तो BC के तो पैरेलल है। तो ट्राइंगल ABC में BC के तो पैरेलल है। एक लेटर कौन सा बचा, ए लेटर बचा ना भाई, ट्राइंगल ABC है, ABC में BC के तो ये पैरेलल है, तो लेटर कौन सा बचा बेटा, ए। तो आप शुरुआत करो ए से, जो लेटर बच गया उससे शुरुआत करो। उससे कहाँ आना है, उससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाना है और उससे फिर अगले पॉइंट पे आना है। क्या लिखोगे इसको, AP बाय PB, क्या लिखोगे, इक्वल टू, वही ए से शुरू करोगे, AQ बाय QC। बस यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट है, देखो उधर, अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट है। इस थ्योरम में वो चीज गिवन है, ये चीज रिजल्ट है। इसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स में क्या होगा, ये चीज गिवन हो जाएगी और वो चीज रिजल्ट हो जाएगी। पर कन्वर्स आने के चांसेस या उसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम रहते हैं, सीधी थ्योरम आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एक लास्ट टाइम शिवम बताएगा। PQR ट्राइंगल है, मैंने लाइन पैरेलल बनाई है PQ के, और A पे और B पे इंटरसेक्शन हो रहा है। बताओ, मैंने लाइन, ये मान लो L लाइन है, इस लाइन को मैंने पैरेलल किसके बनाई, PQ के। तो बताओ क्या क्या डिवाइडेड बाय क्या लिखूं और क्या डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, कैसे रेशियो बनाऊं, PA से आएंगे हम। अभी अभी आपको बताया, ट्राइंगल का नाम बताओ चलो क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल में कौन सी साइड ले ली मैंने, बचा हुआ लेटर कौन सा है, तो शुरुआत कहां से करेंगे, बोलो, RA बाय AP, RA बाय AP, वापस R से ही शुरुआत करेंगे, इधर साइड भी RB बाय BQ। अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। रिया बताएगी अब लास्ट। मैंने चलो PQR ही ले लेता हूं, अब की बार पैरेलल बना रहा हूं मैं PR के, ऐसे लाइन L और इंटरसेक्शन कर रहा हूं XY पे, इधर X पे इधर Y पे। क्या गिवन दिया मैंने गिवन दिया कि L जो पैरेलल है किसके है, PR के। बताओ क्या सिमेट्री बैठेगी, ये मान लो गिवन है और ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR। ट्राइंगल PQR में ये तो गिवन है मान लो, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या रिजल्ट निकालोगे, बोल के बताओ, QX डिवाइडेड बाय QX डिवाइडेड बाय XP, सही बोला इसने। आगे बोलो, इक्वल टू क्या होगा, Q से ही स्टार्ट करो, हाँ QY डिवाइडेड बाय YR, QY डिवाइडेड बाय YR, सही है। जो लेटर बच जाए उसी से शुरुआत होगी दोनों जगह रेशियो की। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पर जाओ, फिर वहां से बचे हुए पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे भी पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाओ, फिर बचे हुए पॉइंट पे जाओ। क्लियर है अभी तक, तो अब अपन इसको लिख लेते हैं, समझ में तो आपको आई गई है, इसको प्रूफ भी करेंगे। हाँ फिगर बनाओ ये वाला जल्दी से, जो बीच की चीजें हैं इसको आप कंस्ट्रक्शन मानेंगे तो इसलिए डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे जल्दी से। सर हेडिंग क्या डालें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेडिंग यहाँ डली नहीं हुई शायद, मैं डाल देता हूँ, रुको।
डली हुई है शायद हेडिंग ऊपर, ये लो डली हुई है, इन द सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट लिख लो आप, हाँ डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखो। जल्दी जल्दी, अब 10 मिनट में खत्म करना है हमको पूरा प्रूफ इंक्लूडिंग प्रूफ, क्योंकि समझ आ जाए, अगर एक बार समझ आ गया तो फिर प्रूव करने में देरी नहीं लगी। हालांकि इसका प्रूफ भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो इसलिए जल्दी करो थोड़ा सा। वही चीज लिखिए जो बुक में लिखी हुई है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें और ऐसे ड्रॉ करें कि बची हुई दो साइड्स को वो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स, जो बची हुई दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में वो दो बची हुई साइड्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब आ जाओ फिगर पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, या फिर जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट ही प्रूव करने के लिए आ जाएगा। कैसे कि इफ ए लाइन डिवाइड्स, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन प्रूव करके बताओ कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ऐसे कह दे, या फिर यूं कह दे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करके बताओ, ऐसे कह दे। दोनों में हमको क्या करना है, ये जो नीचे प्रूफ है इसको करना है, ठीक है। इस थ्योरम का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स THALES। आरबीएससी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, आपके सीबीएसई में इस चीज का जिक्र है नहीं, थेल्स थ्योरम, पर ज्यादा फेमस नाम बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हो गया। गिवन पॉइंट में क्या डालेंगे, देखो ध्यान से, गिवन पॉइंट में हम डालेंगे कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके अंदर ये डीई को मैंने पैरेलल बनाया किसके, वैसे तो किसी भी एक साइड के पैरेलल बनाना है, लेकिन अपन सबसे सिंपलेस्ट चीज लेंगे प्रूव करने के लिए। सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है, नीचे वाली साइड के पैरेलल बनाओ, वहां से समझ अच्छी आती है ना। तो डीई को पैरेलल बनाया बीसी के, और जो डीई है वो AB को तो D पे छूती है, DE इंटरसेक्ट्स AB एट D, और AC को किस पे छूती है, E पे, AC एट E। ये दो गिवन पॉइंट है, डालो दो गिवन पॉइंट्स डालो। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछो। DE intersects AB at D and AC at E। हो गए गिवन पॉइंट। प्रूव क्या करना है हमको, क्या प्रूव करना है कि AD बाय DB जो होगा वो किसके बराबर होगा, AE बाय EC। भाई जो बची हुई दो साइड से सेम रेशियो में डिवाइड हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करना है, या यूं कहूं इसको प्रूव करना है कि ये डिवाइड हुई है, ठीक है। तो टू प्रूव में डाल दीजिए जो अभी मैंने कहा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। कुणाल समझ आ रहा है? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा फायदे में रह गए, भजन सुनने से बच गए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया टू प्रूव। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, पहले फिगर में चेक देख लो क्या क्या कंस्ट्रक्शन है ना, फिर उसको लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन ये है बेटा कि ये जो AE है, A से लेके E तक जो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का टुकड़ा है, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाई है D से, यानी मैंने DM को AE के परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर समझते हो, लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करवाया। उसी तरीके से मैंने AD को
परपेंडिकुलर बनाया है किसके, EN के। तो दो कंस्ट्रक्शन तो ये हो गए। पहला कंस्ट्रक्शन क्या है कि DM को परपेंडिकुलर बनाओ किसके, AE के। दूसरा नंबर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, EN को परपेंडिकुलर बनाओ किसके, AD के। A से लेके D तक जो है इसको परपेंडिकुलर बनाओ EN के। दो कंस्ट्रक्शन हो गए। तीसरा कंस्ट्रक्शन ये है कि B को E से जोड़ो और D को C से जोड़ो, ज्वाइन BE एंड CD। चेक करते नीचे क्या है, तीन कंस्ट्रक्शन, मतलब उनको दो में ही उसने शामिल कर दिया, परपेंडिकुलर की दोनों चीजें एक में ही लिख दिया ना। लिखो कंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या है, लिखो कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर किसके, AE के। अपने फिगर में भी देखते रहना कि DM कहाँ है, AE कहाँ है। एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। और सेकंड नंबर कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन BE एंड CD। नीचे B को E से ज्वाइन करो और C को D से ज्वाइन करो। और कंस्ट्रक्शन वर्क सारा किस में होता है बेटा, डॉटेड लाइन में। किसमें होता है, किसमें होता है, डॉटेड लाइन। कल आते ही सबसे पहले आपसे BPT का टेस्ट लेंगे, छोटा सा क्लास टेस्ट। BPT में पूछ भी सकता हूं क्या है, BPT प्रूव भी करवा सकता हूं क्या है। BE एंड CD है सबका, ठीक है। चलो प्रूफ स्टार्ट करें, पक्का, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। मान लो ये ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है। बेस क्या होती है, इसकी कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे BC पकड़ ली मैंने बेस, हालांकि आप AB भी पकड़ सकते हो और AC भी पकड़ सकते हो, किसी भी एक साइड को आप बेस ले लोगे। हाइट क्या होगी, जो आपने बेस पकड़ा उस पर हाइट बनानी पड़ेगी ऐसे, तो बेस हाइट क्या हो जाएगी, AD। हाइट क्या हो जाएगी, AD। सपोज करो आप बेस कुछ और पकड़ते, BC ना पकड़ते, आप बेस पकड़ते क्या, AB। आप बेस पकड़ते AB, तो अब हाइट क्या होती, AB पर ही हाइट बनती। ऐसे करके C से बनाता मैं कोई हाइट CD, राइट। और सपोज करो आप AC को बेस पकड़ते, तीसरा केस भी ले लो, 1/2 इंटू AC इंटू, तो AC पर ही हाइट पर बनती। यानी आपने जो भी साइड को बेस के फॉर्म में यूज किया है उसी साइड पर आप हाइट बनाओगे, समझ रहे हो। तो AC पे हाइट बनाओ अब, और हाइट कहां से बनेगी, सामने वाले वर्टेक्स से। AC के सामने वाला वर्टेक्स B है ना, तो B से ही हाइट बनेगी। तो इसको भी मान लो D लिख दिया मैंने, तो AC इंटू B। तो चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, चाहो तो ये तीनों से एरिया आएगा और सेम आएगा। फर्क ये है कि आपने इसमें बेस इसको लिया तो उस पर हाइट बनाई, बेस इसको लिया इस पे हाइट बनाई, बेस इसको लिया इस पे हाइट बनाई। फॉर्मूला यही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपको तीन केस बताता हूं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि ये अभी था। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, बता सकता है कोई। एंगल्स के हिसाब से हम ट्राइंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक्यूट, राइट एंगल, वेरी गुड, साइड्स इक्वल हो। और इनका मतलब भी बता दो, एक्यूट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, ऑब्ट्यूस में क्या होता है, बोलो। एक्यूट में सारे एंगल 90 से, वेरी गुड, ये सारे तीनों एंगल 90 से छोटे, कोई 80 का हो जाएगा, इवन 89 का भी हो जाएगा, 89.5 का भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा 90 से छोटा। राइट में क्या होता है, सारे 90, सारे 90 तो 90 90 90 270 एंगल सम करेगा तू ट्राइंगल का। एंगल सम तो 180 रहेगा, कुछ भी हो जाए ना, कैसा भी ट्राइंगल हो, एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। ऑब्ट्यूस क्या होता है, कितने एंगल, एक एंगल 90 को क्रॉस करता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो क्रॉस भी नहीं कर सकते, एंगल सम 180 क्रॉस कर जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ऐसे तरीके से बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कोई डाउट नहीं आता। मैं तीनों का नाम एक बार के लिए ABC रख देता हूं।
मुझे एरिया निकालना है साहब। क्या निकालना है? क्या फॉर्मूला है? बेस इंटू हाइट। और बेस मैंने बीसी मान लिया, तो हाफ इंटू बेस बीसी मान लिया, तो हाइट बताओ। एडी। बीसी पर हाइट बनानी पड़ेगी। कहां से? सामने वाले वर्टेक्स ए से। सामने वाले वर्टेक्स से ए से मैंने हाइट बना दी। परपेंडिकुलर बनाओगे 90 डिग्री पे, बिल्कुल, है ना। जब आप टेलर के पास कुछ सिलवाने जाते हैं तो कहता नहीं सीधे खड़े रहो, कहता है ना सीधे खड़े रहो जब मेजरमेंट लेता है। या जब भी आप अपनी हाइट, सपोज करो आप अपनी हाइट मेजर कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, तो वो कहता नहीं सीधे खड़े रहो। क्यों कहता है? क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। आप अगर यूं टेढ़े खड़े रहोगे तो आपकी एक्चुअल हाइट नहीं होगी ना वो। तो ये जो हाइट है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है, ये 90 डिग्री वाली लाइन होगी। ऐसे नहीं आपने एक लाइन ऐसे जोड़ दी एडी और इसको हाइट मान ली, ये हाइट थोड़ी ना, ये तो टेढ़ी जा रही है इससे। हाइट क्या होगी? 90 डिग्री पे होगी, स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा। तो BC 1/2 इंटू BC इंटू AD से आप इसका एरिया निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी फॉर्मूला तो वही चलेगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बेस BC मान लूं, मैं सब में बेस BC मान रहा हूं, है ना। अब इसकी हाइट कौन सी होगी, कैसे बनेगी? ये AB ही इसकी हाइट होगी, ये AB ही इसकी है, क्योंकि AB खुद इससे 90 डिग्री से इंटरसेक्टेड है। भाई हाइट कैसे बना रहे थे? बेस के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री की लाइन बना रहे थे, वही हाइट थी। तो इस BC बेस के ऊपर सामने वाला वर्टेक्स कौन है? A। 90 डिग्री की लाइन खुद साइड ही बना रही है, यानी इसकी हाइट खुद ट्राइंगल की साइड है। एक जो साइड है AB, वो खुद इसकी हाइट है। इसमें भी आपको डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। फॉर्मूला तो साहब वही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? इस ट्राइंगल में भी अगर मैं बेस BC मान लूं, हाइट कहां है और कैसे बनाई जाएगी? इसमें इसकी हाइट बाहर बनेगी, ट्राइंगल के बाहर बनेगी। कैसे? BC को एक्सटेंड करो थोड़ा सा और अब A से 90 डिग्री की सीधी लाइन बनाओ, ये AD हाइट होगी। इसमें क्या सीखा आपने? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में उसकी हाइट उस ट्राइंगल के अंदर बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी हाइट एग्जैक्टली बाउंड्री पे बनती है, साइड पे बनती है। अंदर एग्जैक्टली बाउंड्री पे, बाहर निकल गई। ठीक है, अंदर थी, फिर एग्जैक्टली बाउंड्री पे आ गई, बिल्कुल सरहद पे आ गई, बिल्कुल साइड ही हो गई, और फिर सरहद क्रॉस कर गई। ठीक है, बाहर निकल गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब आपको आगे इस वाले थ्योरम में काम आएगा। अगर मैं सीधे कहता ये इसकी हाइट है, आप कहते सर ये तो ट्राइंगल के बाहर जा रही है, ऐसे आपको लगता है, तो अभी प्रूव हो गया ना। और ऐसा अक्सर किसमें होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ही होता है कि हाइट जब आपने बनाई तो वो ट्राइंगल के अंदर ना बन के कहां बनी? बाहर बनी। ठीक है, वेरी गुड। आ जाएं अब आप, दो दो तीन तीन लाइनें लिखते जाओ और समझते जाओ। देखो, सबसे पहले ट्राइंगल ADE पकड़ो और उसमें देखो DM को आपने AE के परपेंडिकुलर बनाया है और EN को आपने AD के परपेंडिकुलर बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है, लिखो, यहां तक लिखो। दो दो लाइनें लिखते जाओ, फिगर में देखकर समझते जाओ। हैंड टू हैंड फिगर में देखना, जैसा ही लिखा ना आपने, फिर आप फिगर में देखना कि जो मैंने लिखा है वो फिगर में दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, लिखो। हो गया? यहां तक लिख लिया? चलो फिगर से जस्टिफाई करके देखो। ट्राइंगल ADE दिख रहा है आपको फिगर में? ट्राइंगल ADE दिख रहा है क्या? फिगर देखो ना, अपने अपने नोटबुक में बनाया आपने। मेरा क्यों वेट कर रहे हो कि सर दिखाएं? ADE दिख रहा है? इस ट्राइंगल ADE के अंदर आपने एक साइड पकड़ ली AD और AD पे परपेंडिकुलर बना दिया EN। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि AD को बेस माने तो EN हाइट है? कह सकता हूं। और अगर इसी ट्राइंगल में ADE ट्राइंगल में अगर मैं बेस AE को मान लूं, किसको?
इस AE को बेस मान लूं तो हाइट क्या है, DM। भाई इसके हिसाब से ये हाइट है, इसके हिसाब से ये हाइट है ना। अब अगर मैं इस ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना चाहूं तो आप दो तरह से निकाल सकते हो। कैसे कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो या तो हाफ इंटू बेस को AD मान लो और हाइट को EN मान लो, तो हाफ इंटू AD इंटू EN से भी एरिया निकल जाएगा। और दूसरा तरीका है आप बेस इसको ना मान के इसको मान लो, हाफ इंटू बेस ये AE और हाइट क्या मानी जाएगी इस पे, DM। तो आप दोनों तरीके से निकालो, एरिया सेम ही आएगा। बेस इसको मानो तो हाइट इस वाली ले लेना, बेस इसको मानो तो हाइट इस वाली ले लेना, कोई डाउट नहीं है। बस जो मैंने कहा वही लिखना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला है मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। जब मैंने बेस AE माना है तो देखो AE पे हाइट क्या ड्रॉ करी है आपने, DM, तो हाइट भी मैंने DM ली है। और जब मैंने वापस इसका एरिया निकाला, अब की बार मैंने बेस किसको माना, AD को, तो AD पे कौन सी हाइट ड्रॉ हुई है, EN, तो फिर मैंने हाइट में क्या लिया, EN। मतलब जो बेस लो उसी की हाइट लो, सिंपल सा फंडा ये। लिखो यहां तक और दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर दो। पहली वाली इक्वेशन 1, ये वाली हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये वाली हो गई मेरी इक्वेशन 2। हो गया, समझ में आ गया यहां तक। चाबी दे दो बेटा। यहां से तो अपने आप ही बैठ जाता फिर। मैंने आपको बताया था कि आप कांस्टेंट हो। तो आप कांस्टेंट हो ना। चलो उधर देखो, हो गया यहां तक, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकाला है दो तरीके से, एक बार इसको बेस मान लिया तो ये हाइट हो गई, एक बार इसको बेस मान लिया ये हाइट हो गई। इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लिया। अब सुनो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल BDE की। जल्दी से गौर फरमाओ अपने अपने फिगर में, देखो ट्राइंगल BDE कहाँ है। अरे लिख बाद में, पहले फिगर में देख ट्राइंगल BDE कहाँ है, दिख गया। इस ट्राइंगल BDE का एरिया पता करना है ना। देखो मैं भी आ जाता हूं एक बार उसी ट्राइंगल में। देखो बेटा ध्यान से सुनना, BDE कहाँ है, BDE दिख रहा है ये ट्राइंगल। क्या आपने ये चीज एनालाइज करी कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, ये चीज एनालाइज करी। तो इसके अंदर मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो बाहर ड्रॉ होगी, अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो अगर मैं BD को बेस मान लूं, BD को बेस मान लूं, तो BD के सामने वाले वर्टेक्स से ही तो हाइट ड्रॉ करोगे, तो क्या EN हाइट होगी, क्योंकि ये BD तो आगे एक्सटेंड होकर N पे जा रहा है। भाई जब आप ऐसे ट्राइंगल बना रहे थे तो आप इसको आगे एक्सटेंड करके ऐसे हाइट बना रहे थे। तो अभी आप इस BD को मान लेते हैं आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने N तक, और BD के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है इस ट्राइंगल का, E, तो ये EN ही इस BD की हाइट है या नहीं है। यानी BD को बेस माना तो EN हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो गया, हाफ इंटू BD इंटू EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर BD को बेस माना तो इसकी हाइट क्या है, EN है। और अगर ये वाला ट्राइंगल ले लें और इसमें CE को बेस मान ले तो हाइट क्या है बताना जरा, DM, D से बाहर निकलेगी इसकी हाइट भी। भाई EC को बेस माना तो इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा बचा, D, इस D से ही हाइट ड्रॉ होगी, अंदर ड्रॉ नहीं हो रही बाहर ड्रॉ हो रही है। हाइट तो कहीं भी ड्रॉ हो सकती है ना, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट टास्क हम क्या करेंगे, एक बार ट्राइंगल BDE का एरिया निकालेंगे, क्या निकलेगा बताओ, क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस क्या है BD इंटू हाइट क्या है इसकी, बाहर ड्रॉ हो रही है EN। एक बार हम ये काम करेंगे और फिर दूसरा टास्क क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, किसका, EDC कह लो, CED कह लो, क्या एरिया निकलेगा इसका, हाफ इंटू बेस क्या है EC और हाइट क्या है इसकी DM, ठीक है।
ये हो जाएंगी मेरी तीसरी और चौथी इक्वेशन। देखो नीचे, अब आप चाहो तो भले कॉपी पेस्ट कर लो, एक बार समझ में आ जाए फिर कॉपी पेस्ट करने में बुराई नहीं है। देखो ट्राइंगल बीडीई के अंदर एरिया निकालने का तरीका क्या यूज किया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्वेशन थर्ड, फिर इक्वेशन 4 बनाओ। यहां तक हो जाए तो बताओ। in triangle CDE, area of triangle CDE इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। फिगर में देखते जाओ कहाँ है AC कहाँ है DM, जो लिख रहा है वो जस्टिफाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करो ठीक है, लेकिन देखते भी जाओ। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को सारी चीजें? 4 इक्वेशन है अब मेरे पास। कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जिन दो ट्राइंगल के एरिया की बात हुई, क्या दोनों ट्राइंगल सेम है? इक्वेशन नंबर 1 नहीं समझ आया? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में जिन दो ट्राइंगल्स के एरिया की बात हुई, क्या वो दोनों ट्राइंगल सेम है? इक्वेशन नंबर 1 में किस ट्राइंगल के एरिया की बात हुई? ADE। देखना दीपेश कौन है? ADE। इक्वेशन 2 में किस ट्राइंगल के एरिया की बात हुई? AD। पाँव में लगी हुई है। ध्याना मोहित, आ जाओ दीपेश। हाँ अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, किसको लेने आए? निशिता को। निशिता वाले जाओ, आप वीडियो में देख लेना, 5 मिनट का ही है, आए तो पापा रुक जाएंगे, बोल के आओ फिर। चलो ठीक है, देखो फटाफट देखो फिर। इक्वेशन नंबर 1 में किस ट्राइंगल के एरिया की बात हुई है? ADE। इक्वेशन नंबर 2 में किस ट्राइंगल के एरिया की बात हुई है? सेम ट्राइंगल के एरिया की बात हुई है। साफ साफ दिख रहा है? और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में भी सेम ट्राइंगल के एरिया की बात हुई है। आप कहोगे सर अलग अलग है, सेम कहाँ है? इक्वेशन नंबर 3 में तो एरिया ट्राइंगल BDE है, और इक्वेशन नंबर 4 में एरिया ट्राइंगल CDE है, तो ये तो अलग अलग है। तो इसके लिए 9th की एक नॉलेज काम आएगी। आपको पता हो 9th में हमने सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर दो ट्राइंगल बना दिए जाएं ABC, और इसी सेम बेस पर एक ट्राइंगल और बना दूं मैं DBC, तो दोनों का एरिया बराबर बनेगा। 9th में सीखा था, याद करो। ट्राइंगल्स लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड आल्सो ऑन द सेम बेस, याद है? तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता था। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th में जिन दो ट्राइंगल की बात हो रही है वो सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर हैं या नहीं है? सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं? DE एंड BC तो सेम पैरेलल लाइंस हैं, ये DE और ये BC सेम पैरेलल लाइंस हैं। और सेम बेस कौन सा है? DE को बेस मान लो, तो DE बेस पर ही BDE है, और DE बेस पर ही CDE है। तो अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस में, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, समझ में आया ना? 4 इक्वेशन सबकी रेडी है? क्या लिखा मैंने देखो, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी हैं सेम पैरेलल लाइंस? DE एंड BC, एंड आल्सो ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? DE। यहां तक लिखो। इसीलिए इन दोनों का एरिया कर दो बराबर, BDE का और CDE का एरिया कर दो बराबर। अब प्रॉब्लम ये कि 9th में तो कई बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी ना, तो ये जो भी मैंने बात कही ये सब ऊपर से गई होगी, है ना? 9th को तो एक तरीके से कोरोना की सौगात मान लिया गया कि एंजॉय करने के लिए आया कोरोना, क्या पढ़ाई वढ़ाई, राइट? बोलो किसने करी थी 9th में पढ़ाई? इस चैप्टर की कह रहा हूं अच्छे से, ये जो ये थ्योरम आई थी जिसमें, क्या? ठीक है, तो
ट्राइंगल बीडीई और फिगर के अकॉर्डिंग ट्राइंगल सीडीई सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। कौन सी है सेम पैरेलल लाइंस? डीई और बीसी, और दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर भी हैं, डीई। तो इसीलिए इसका और इसका एरिया आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। अब इक्वेशन 3, 4 और 5 को साथ में देखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या मिलेगा? लिखो पहले इतना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 निशिता नेक्स्ट टाइम से आप पापा को पहले से टाइम मत देके आना, है ना। जैसे आप फ्री होंगे 5 मिनट पहले आप कॉल कर लेना मेरा फोन लेके। अच्छा चलो ठीक है फिर। हाँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 देखो, एक ही स्क्रीन पे मैं कोशिश करता हूँ 3, 4, 5 को दिखाने की। देखो आप, देखिए क्या? देखो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है? कहाँ है? नहीं देखी? ये तो प्रूव ही हो गया, थोड़ा ऊपर ही करना पड़ेगा ना। हाँ अब दिख रही है। देखो उस कोने में दिख रही है इक्वेशन नंबर 3, इस कोने में दिख रही है, इस कोने में इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है, और ये रही इक्वेशन 5। इन तीनों को साथ में देखें तो देखो बीडीई और सीडीई का एरिया बराबर है इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग। दैट मींस इक्वेशन 3 एंड 4 के एलएचएस एलएचएस बराबर हो गए। तो क्या आरएचएस आरएचएस बराबर नहीं होंगे? होंगे। तो मैंने क्या लिखा कि इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से इसका आरएचएस ये विल बी इक्वल टू इसका आरएचएस, ये दिखाई दिया? कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट, वो तो था इक्वेशन 4 का इक्वेशन 3 का आरएचएस, ये था इक्वेशन 4 का आरएचएस। ये 1/2 है, काट दिया है मैंने, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं देखो क्लियर लिख देता हूं। बोलो इक्वेशन 3 का आरएचएस क्या है? हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन इक्वल टू इक्वेशन 4 का आरएचएस ईसी इंटू डीएम। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो बेटा हाफ से हाफ तो कट गया ना, हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या? डीबी इंटू ईएन नीचे इक्वल टू किसके बचा? ईसी इंटू डीएम। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो क्या किया हमने, ये डीबी तो यहाँ का यहीं रख दिया, ये ईसी जो है इस डीबी के नीचे ले आए, उधर डीएम को वहां का वहीं रख दिया और ईएन को इसके नीचे ले आए। मतलब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाई जा सकती है ना, बना दो। डीबी बाई ईसी इक्वल्स टू डीबी बाई डीएम बाई एन, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 6। समझ आया कैसे हुई है? इससे ये ईसी को तो ले आया मैं डीबी के नीचे, आ गया डीबी के नीचे ईसी, और ईएन को ले गया मैं डीएम के नीचे, डीएम बाई एन। अभी अगर मैं इसमें वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस ऊपर वाली चीज बन जाएगी? बोलो, इसमें अगर मैं वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डीबी इंटू ईएन इक्वल टू ईसी इंटू डीएम बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ये हो गई इक्वेशन 6। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आप आ जाओ इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के तो एलएचएस वैसे ही सेम थे। 1 का एलएचएस क्या था? एरिया ट्राइंगल एडीई। 2 का एलएचएस क्या था? एरिया ट्राइंगल एडीई। तो 1 एंड 2 के तो दोनों के आरएचएस हम एज इट इज इक्वेट कर सकते हैं, कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला मुझे? ये तो है 1 का आरएचएस, ये है 2 का आरएचएस। चेक कर लो जैसे आपने लिख भी रखा होगा, क्योंकि 1 एंड 2 का एलएचएस तो वैसे ही सेम है। साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो बोलो शिवम, 1 का एलएचएस क्या है? हाँ, इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है? क्या लिखा है आपने? इक्वेशन 1 दिख रही है आपको आपकी नोटबुक में कहीं? उसके एलएचएस में क्या दिख रहा है? क्या? एई? हाँ बोलो दिव्यांग। इक्वेशन 1 आपने किसको मार्क किया है?
ये इधर देख स्क्रीन पे, ये मार्क किए क्या इक्वेशन 1? LHS RHS क्या होता है? तो लेफ्ट हैंड में क्या है? एरिया ट्राइंगल ADE। पूरा बोलने में शर्म आती है? क्या है LHS में? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इक्वेशन 2 के LHS में क्या है? तो दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हो? इसके RHS को इसके RHS से इक्वेट कर सकते हो? कर सकते हो? कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 उसका RHS लिखो इस साइड और इसका RHS लिखो इस साइड। इसका RHS क्या था? 1/2 इंटू AE इंटू DM। इसका RHS क्या था? 1/2 इंटू AD इंटू EM। और सेम टू सेम जैसे पहले किया हमने, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या? AE इंटू DM। और उधर क्या बचा? देखो बच्चों, 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ तो क्या बचा? AE इंटू DM। और वहां पे क्या बचा? AD इंटू EN। अब जैसे अपन ने पहले किया सेम टू सेम वैसे ही करो। AE इंटू DM इक्वल टू AD इंटू EN से मैं ये इक्वेशन डिराइव करूंगा। क्या करना है? DM को अपनी जगह पे रहने देना है, DM को अपनी जगह पे रहने देना है, वहां से EN उठा के इसके नीचे रखना है। तो ये क्या बन जाता है? DM अपॉन EN। और AD को अपनी जगह रहने देना है और AE को वहां से उठा के इसके नीचे डालना है। तो ये क्या बन जाता है? AD अपॉन AE। तो DM अपॉन EN इक्वल्स टू AD अपॉन AE हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 7। बस अब आप इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को ध्यान से देखो, तो आपको जो चाहिए था वो प्रूव करीब करीब हो चुका है। ठीक है, देखो इक्वेशन 6 एंड 7 को मैं कोशिश करता हूँ साथ में एक स्क्रीन पे लेके आऊँ। देखो दिख रहा है, थोड़ा सा बस कट रहा है, तो कोशिश करो देखो। देखो ये है इक्वेशन नंबर 6, ये है इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 पहले बनी, 3 4 5 से इक्वेशन नंबर 6 बनी और 1 एंड 2 से इक्वेशन 7। चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले आप चाहो तो 1 एंड 2 से इक्वेशन 6 बना दो। कुल मिला के ये 2 इक्वेशन बनानी है। 5 इक्वेशन थी, 1 2 3 4 5। 1 एंड 2 से एक ये इक्वेशन बनेगी, 3 4 5 से ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है? डीबी अपॉन ईसी। डीबी अपॉन ईसी इक्वल है डीएम अपॉन ईएन से। और नीचे देखो डीएम अपॉन ईएन वापस आ गया, नीचे जो है डीएम अपॉन ईएन वापस आ गया। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। देखो dB अपॉन EC इक्वल टू डीएम अपॉन EN। और ध्यान से देखो डीएम अपॉन EN ही तो इसके LHS में है और ये इक्वल हो रहा है इसके। तो ये इसके इक्वल, ये इधर सेम आ गया और ये इसके इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूँ 6 एंड 7 इक्वेशन से ये रिजल्ट निकलेगा कि ये चीज इसके इक्वल है, क्योंकि ये चीज तो कॉमन है ना दोनों में। भाई मैंने कहा कि दिव्यांग के पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए रिया के पास है, और फिर मैंने कह दिया कि रिया के पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए मोहित की पॉकेट में भी हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकते हो कि दिव्यांग के पास जितने रुपए हैं उतने मोहित के पास है, इन दोनों के पास भी तो बराबर हो। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है कि डीबी अपॉन ईसी अगर डीएम अपॉन ईएन के बराबर है और डीएम अपॉन ईएन अगर एडी अपॉन ए के बराबर है, तो इनडायरेक्टली ये इसके बराबर हो गया। ये बात हम कब कह पाए? इक्वेशन 6 एंड 7 की मदद से कह पाए, या यूं कहूं इक्वेशन 6 एंड 7 को एक साथ रखने पर कह पाए, एक साथ रीड करने पर कह पाए। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 क्या मिला मुझे? AD बाई AE, ये तो मिला इक्वेशन 6 से, और DB बाई EC ये मिला इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेट हो गए। अब केवल आपको थोड़ा सा फेरबदल करना है। देखो AD को अपनी जगह रखें, EC को भी अपनी जगह रखें, बस AE को ऊपर पहुंचा दें, DB को नीचे पहुंचा दें। DB यहाँ पे आ गया नीचे, AE हो गया ऊपर। देखो जो चीज आपको चाहिए थी वो चीज प्रूव हो चुकी है। AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC प्रूव्ड। ठीक है, और अगर ये चीज यहाँ से यहाँ कैसा है ये समझ में नहीं आया, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? AD इंटू EC इक्वल टू AE इंटू DB। अब देखो AD के नीचे आपको DB चाहिए ना, तो AD बाय ये DB ले जाओ उसके नीचे, इक्वल टू उधर AE है ही सही, उसके नीचे ले जाओ EC को। तो यही चीज आ गई जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करी, ऐसे डायरेक्ट कर दी। ठीक है ना, इसको आप ये नीचे इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर या यूं कहूं ये इधर डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके न्यूमरेटर में होगा, और उधर वो न्यूमरेटर में तो इधर आके ये डिनोमिनेटर में होगा। तो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, यही आपको शुरुआत में प्रूव करना था। देख लो।
AD by DB इक्वल टू AE by EC। तो ये प्रूफ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बोर्ड के हिसाब से। ओके अच्छा, अब इसका जो कन्वर्स है वो कन्वर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन केवल स्टेटमेंट रूप में आपको याद रखना है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बस स्टेटमेंट लिख लो। इसका ना तो प्रूफ आएगा और ना इससे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कन्वर्स का मतलब है उल्टा। देखो हमने क्या किया, पहले लाइन को पैरेलल बनाया, लाइन को पैरेलल बनाते ही ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा हमने प्रूव किया। अब उल्टा करेंगे, सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ऐसा प्रूव करेंगे। यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो जो काम किया वही उल्टा, वही जस्ट रिवर्स। तो क्या कह रहा है, अगर एक लाइन जो है किसी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को पकड़ के उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब जो चीज पिछले थ्योरम में हमने प्रूव करी वो चीज यहाँ पे गिवन पॉइंट में हो गई कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन पक्का जो है थर्ड साइड के पैरेलल है। जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा कर लीजिए, नोट डाउन। If a line intersects any two sides of a triangle at two distinct points, dividing them in the same ratio, the line is parallel to the third side of the triangle. This is your converse of basic property. इसका स्टेटमेंट फिर भी आ सकता है एक नंबर में, लेकिन इसका प्रूफ ना पूछेगा, ना ही इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो मेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वो थ्योरम भी आ सकती है, स्टेटमेंट भी आ सकता है, थ्योरम भी आ सकती है प्रूव करने के लिए, प्लस उस पर बेस्ड तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ही सही। 6.1 पूरी की पूरी उसी थ्योरम पे बेस्ड है, उसमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके हो गया नोट। तो इस चैप्टर की सारी थ्योरी हमने कर ली है एक तरीके से, क्राइटेरिया कर ली है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर ली। अब दड़ादड़ बस एक्सरसाइज करे जाएंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आएगा तो उसको हम फिर उसी टाइम नोट डाउन कर लेंगे, पर एक बार के लिए कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे पहली एक्सरसाइज का, और पहली एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड टोटल, तो इस थ्योरम को फिर से रिपीट करके आंसर। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.